चलिए बच्चों, तो यानी कि हम लोग क्या पढ़े थे कि आयनिक कंपाउंड के गुणधर्म के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोवायलेंसी। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोवायलेंसी क्या होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को, आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, यानी कि तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवायलेंसी, यानी कि विद्युत सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी भी बोला जाता है, विद्युत संयोजी भी। चलिए समझते हैं। जिस प्रकार से हम सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण किए थे, यानी कि सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ था, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया था, जबकि क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था। और त्याग और ग्रहण से जो आयंस का निर्माण हुआ, आयन के निर्माण के दौरान जब दोनों मिलते हैं, आपस में संयोग करता है, तो सोडियम क्लोराइड का एक मोल क्रिस्टल लेटिस बनता है। बहुत बढ़िया। तो जो जितना त्यागेगा कोई भी परमाणु, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो त्याग या ग्रहण किए गए संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। किसी परमाणु द्वारा त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इसको जी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? तो विद्युत सह या विद्युत संयोजी कहते हैं। कोई दिक्कत? विद्युत संयोजी कहते हैं कि यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द आइटम इज नोन एज द इलेक्ट्रोवायलेंसी। सपोजिंग अगर हम सोडियम की बात करते हैं, इसका परमाणु संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 281 है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 281 है। तो बताइए इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो ऑक्टेट का नियम कहता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा जी। लेकिन किसी परमाणु के द्वारा एक समय में 7 इलेक्ट्रॉन लेना क्या संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सिंगल आइटम। ये किसी सिंगल आइटम के लिए इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या त्याग करना एक समय में संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो इसे त्याग या ग्रहण करने के लिए देयर नीड्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक साथ संभव नहीं है। तो इसके साथ ऐसा है कि 1 इलेक्ट्रॉन या त्याग कर देता है, और त्याग जितना करेगा उतना प्लस। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8, यानी नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है कोई भी एटम और प्राप्त कर रहा है। दैट्स व्हाई कि दिस इज नोन एज द स्टेबल कंपाउंड, यानी कि दिस ये है स्टेबल होगा, आयनिक रूप में ये स्टेबल है। तो कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जी? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। जितना त्याग करेगा, जितना ग्रहण करेगा, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी उतना ही। अगर हम क्लोरीन की चर्चा करते हैं तो 17 2 8 7 था। अब ऑक्टेट का नियम कहता 8 होना चाहिए, है कितना? 7। 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। तो ग्रहण करने से C यानी कि 2 8 8 हो गया, यानी ये भी स्टेबल हो गया। यानी कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गया। ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं है। जितना त्याग करेगा, जितना ग्रहण करेगा, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। अगर हम उदाहरण लेते हैं, सपोजिंग कि जैसे हेलिना का रव से फरार। क्या है जी? हेलिना का रव से फरियाद या फरार, रव से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप है, पहला ग्रुप है। पहला ग्रुप
और इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना तो आसान है। तो त्याग करने से इन तमाम चीज़ों पर, ये तमाम तत्व पर +1 चार्ज आएंगे। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग किया है। क्योंकि देखिए इसी का सदस्य है, फर्स्ट ग्रुप का सदस्य एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो तमाम जो एक फर्स्ट ग्रुप का सदस्य है वो एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग करेगा। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी विल बी 1। अगर हम चर्चा करते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आईएनटी, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 7 है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो जितना ग्रहण करेगा इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम की चर्चा करते हैं, मैग्नीशियम 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैग्नीशियम पर +2 चार्ज, यानी कि जितना त्याग करेगा इसका मतलब उसका वही इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया, या जितना ग्रहण करे वही इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको हम लोग कहते हैं। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इनको उतारिए। तमाम ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप 18 ग्रुप के लिए लगा दीजिए। जितना त्याग या जितना ग्रहण करेगा, ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा। अब जो हम पढ़ते हैं कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड का जो लेटिस बना था, जो लेटिस स्ट्रक्चर हमारा बना था, 1 मोल क्रिस्टल लेटिस जो बना था, क्या वह दैनिक जीवन में इतना आसान है कि हम सोडियम क्लोराइड आसान तरीके से बना सकते हैं? नहीं। उसको बनाने के लिए, जो बना था हमारा, उसको बनाने के लिए कि हम साइकिल पढ़ते हैं, बॉर्न हाइबर साइकिल। क्या पढ़ते हैं जी, बॉर्न हाइबर साइकिल पढ़ते हैं हम लोग, बॉर्न हाइबर साइकिल, बॉर्न हाइबर साइकिल पढ़ते हैं। लेकिन इस साइकिल को समझने से पहले किन्हीं या जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है उनका जानकारी लेना अति आवश्यक है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इन चीज़ों को समझना जरूरी है। पर डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, संभवन ऊर्जा जिसको बोला जाता है, उसको भी पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, एक जालक ऊर्जा होता है और एक डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, उन दोनों के बीच में क्या एक तथ्यात्मक अंतर है, उनको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन बॉर्न हाइबर साइकिल से पहले उन चीज़ों को समझना अति आवश्यक हो जाता है। जालक ऊर्जा क्या था, दोनों को समझिए पहले, फटाफट समझते हैं, तो हम लोग आते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल बनाना प्रारंभ करते हैं। जालक ऊर्जा और हम लोग पढ़ते हैं संभवन ऊर्जा, जिसको बोलते हैं डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और पूरे देखिए लेक्चर को, तब समझ में आएगा आपको कि बॉर्न हाइबर साइकिल कैसे बनाया जाता है। जालक ऊर्जा क्या था जी, कि जो हम क्रिस्टल लेटिस का निर्माण कर रहे थे, वह जो हमारा आयन था किस अवस्था में था, गैसीय अवस्था में था। और जो क्रिस्टल लेटिस 1 मोल बन रहा था सोडियम क्लोराइड का, वो किस अवस्था में था, तो आपको सॉलिड अवस्था में था। बहुत बढ़िया। लेकिन संभवन ऊर्जा में क्या है, यदि 1 मोल यौगिक को उसके तत्व के शुद्धतम रूप या अस्थायी रूप से बनाया जाता है, तो जो ऊर्जा मुक्त होता है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, संभवन ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन यह देखिए अपने स्टेबल स्टेट में नहीं है, यह गैसीय अवस्था में है, और यह दोनों गैसीय अवस्था में जब आयन का संयोग होता है तो आपको सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बनता है, और क्रिस्टल के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग जालक ऊर्जा कहते थे। लेकिन संभवन ऊर्जा यानी डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कि जब हम किसी यौगिक को किसी तत्व से बनाएंगे, तो वह तत्व जो होगा या तो शुद्ध रूप में होगा या स्टेबल यानी कि अस्थायी रूप में होना चाहिए। अब होने के दौरान जब हमारा एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, तब जो ऊर्जा रिलीज होगी, तब उसको हम लोग संभवन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सोडियम और देखिए हमारा क्लोरीन मिक्स हो रहा था, तो क्या बन रहा था, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्या है जी, धातु है।
क्या है? धातु है। धातु किसको बोलते हैं? तो सर जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी हो, टेंडेंसी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। यानी एटम हैविंग द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता धातु में होती है। तो सोडियम क्या है? धातु है, और धातु किस अवस्था में अस्थायी होना चाहेगा? सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है। लेकिन ये क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, और जनरली नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। लेकिन जितना सामान्यतः जितना नॉन मेटल होता है वो गैसीय अवस्था में ज़्यादा अस्थायी होता है। तो ये गैसीय अवस्था में, दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं कि सोडियम यहाँ किस अवस्था में था? गैसीय अवस्था में, लेकिन यहाँ अपने स्टेबल स्टेट में है। सोडियम किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट में है। यानी अब इन तत्व से जो हम यौगिक बना रहे हैं, इन दोनों तत्व के संयोग से जो हम एक यौगिक बना रहे हैं, तो यह तत्व अपने किस अवस्था में है? अस्थायी अवस्था में। किस अवस्था में है? अस्थायी अवस्था में है। किस अवस्था में है? अस्थायी अवस्था में है। जब अस्थायी अवस्था से हम किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होगा उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? संभवन ऊर्जा। क्या बोलेंगे जी? संभवन ऊर्जा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आपको आ गया होगा। लेटिस एनर्जी हम लिखा चुके हैं, अब संभवन ऊर्जा लिख लेते हैं कि संभवन ऊर्जा क्या होता है। डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे ही हम बॉर्न हाइबर साइकिल में पढ़ेंगे तो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या था कि जितना एनर्जी यौगिक बनाने के दौरान चाहे रिलीज हो या एब्जॉर्व करना पड़े, सारों का योगफल होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना जरूरी है डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो पढ़ते हैं। तो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या था कि 1 मोल यौगिक को जब तत्वों के शुद्ध या अस्थायी रूप से बनाया जाता है तो मुक्त ऊर्जा को, तो बनने के दौरान, ऐसा लिख लीजिए कि बनने के दौरान मुक्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे जी? तो संभवन ऊर्जा। डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन संभवन ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेटिस एनर्जी एंड द डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल यौगिकों को जब उसके तत्वों के शुद्धतम या अस्थायी रूप से बनाया जाता है, तो जब यौगिक बनता है तो बनने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज द डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन। और दोनों में डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा होगा। दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट बट दे आर प्रेजेंट इन द स्टेबल, दैट इज नोन एज द सॉलिड स्टेट में ये स्टेबल होता है। चूंकि धातु हार्ड होता है तो इसलिए ये सॉलिड स्टेट में ज़्यादा अस्थायी होगा। अब जब हम समझ गए संभवन ऊर्जा को, तब हम लोग आएंगे बॉर्न हाइबर साइकिल में। तो फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, तब हम आते हैं बहुत ही शानदार और जानदार जो हमारा टॉपिक है वह है बॉर्न हाइबर साइकिल। बॉर्न हाइबर साइकिल के माध्यम से हम लोग सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे कि लेटिस एनर्जी में और डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि संभवन ऊर्जा में क्या डिफरेंस था। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद बॉर्न हाइबर साइकिल पाते हैं। तो छोटा सा क्या है? आयनन ऊर्जा। क्या है? आयनन ऊर्जा। आयनन, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसको समझिए। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी गैसीय यानी किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही ऊर्जा आपको आयनन ऊर्जा कहलाएगा। सपोजिंग मान के चलिए सोडियम है, क्या है जी, सोडियम है। तो सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है। तो धातु सर क्या किस अवस्था में रहेगा, सॉलिड अवस्था में होगा सपोजिंग। अब सॉलिड अवस्था से तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान है ही नहीं, क्योंकि उसमें जो अणु या परमाणु रहता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहता है, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं है। तो फर्स्टली हम चीज़ों को क्या करते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। अब गैस में होगा तो अणु या परमाणु जो उपस्थित रहता है उनके बीच का स्पेस ज़्यादा रहेगा, तो उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाता है। अब मान के चले कोई आइटम छोटा है और कोई आइटम बड़ा है। आइटम छोटा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ी, परमाणु की संख्या बढ़ा, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना यानी बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पहले इसको आप गैसीय अवस्था में बदलिए। गैसीय अवस्था में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा की देने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ एनर्जी की आवश्यकता देनी पड़ेगी, जिसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा भी कहते हैं। अब यह गैसीय अवस्था में आ गया। अब गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा देने की आवश्यकता है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। अब जो यहाँ जो ऊर्जा दे रहे हैं गैसीय स्टेट में, जब हमारा परमाणु आ गया है, अब यानी कि सॉलिड से जो गैस अवस्था में बदले तो कौन एनर्जी दिए, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दिए यानी सब्लिमेशन एनर्जी दी। अब गैसीय स्टेट में आ गया, अब तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अब हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, निकालो भाई। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देना पड़ेगा वही ऊर्जा है आयनन ऊर्जा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो हमारा सोडियम प्लस अब ये स्टेबल फॉर्म में हो गया। यानी कि गैसीय किसी विलगित यानी सिंगल परमाणु, विलगित का मतलब हो गया आइसोलेटेड यानी सिंगल एटम, यानी किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या हो गया, सिंपल, किसी विलगित, किसी विलगति नहीं विलगित, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे जी, आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसे कौन सा ऊर्जा बोलेंगे, आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आयनन ऊर्जा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जो हम बढ़ेंगे, अब हम आ सकते हैं बॉर्न-हाइबर साइकिल पर, क्योंकि जो इनका स्टेप होता है उन सारे स्टेप को हम पहले ही समझ लेंगे तो बॉर्न-हाइबर साइकिल समझना आसान हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हम दूसरी मार्कर का प्रयोग करते हैं और हम बॉर्न-हाइबर साइकिल के माध्यम से हम सोडियम क्लोराइड का निर्माण करना चाहते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन सॉलिड, ये गैसीय अवस्था में जनरली मेटल्स एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, हम बताए भी थे। और ये बन गया आपका NaCl सॉलिड स्टेट, इसको बैलेंस कर लीजिए। Cl2 गैसियस अवस्था में Cl2, हमेशा क्लोरीन सिंगल आपको नहीं होता है, जब भी बाई मोलिक्यूल्स के रूप में होगा तो वो गैसियस अवस्था में Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। इसको यहाँ से क्लोरीन 1 था, यहाँ 2 है तो हाफ कर लीजिए, कट जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि बैलेंस हो गया। यानी कि सोडियम सॉलिड अवस्था में, क्लोरीन गैसियस अवस्था में जब कंबाइन करेगा सोडियम क्लोराइड यानी सॉलिड अवस्था में बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो कैसे बना होगा, जो बना है लेटिस एनर्जी
बनने के दौरान जो रिलीज होगा वो लेटिस एनर्जी को भी जानेंगे बॉर्न हैबर के साइकिल के माध्यम से। किसके माध्यम से? बॉर्न हैबर साइकिल के माध्यम से। तो चलिए हम बॉर्न हैबर साइकिल इसका बनाते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हम समझाने में सक्षम हो पाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड का तो बताए आपको कि अगर हम सोडियम है और अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें अणु या परमाणु जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहता है। तो सबसे पहले आप सॉलिड को गैसीय अवस्था में बदलिए और किसी तत्व के ठोस अवस्था को उसको जब गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, यानी कि ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। डायरेक्ट विदाउट द्रव में परिवर्तित होते हुए गैस में डायरेक्ट बदल गया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है दैट एनर्जी इज नोन एज द सब्लिमेशन एनर्जी। तो चलिए ठोस से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम पहले बदलते हैं, किसमें बदलेंगे? गैसीय अवस्था में। तो बदल दीजिए, बदल दिए। बदलने के लिए ऊर्जा देना पड़ा जी, कौन सा ऊर्जा देना पड़ा? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, पातन ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ऐसी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म सब्लिमेशन एनर्जी लिख दिए, बहुत बढ़िया। अब तो हमारा गैसीय अवस्था में आ गया है। अब गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि अणु या परमाणु के बीच का जो स्पेस होता है वो काफी हट के रहता है, वहां से हम ऊर्जा जैसे ही देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो चलिए यहाँ ऊर्जा देते हैं। अब गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देना पड़ेगा वह ऊर्जा आयनन ऊर्जा के बराबर देना पड़ेगा, यानी आयनन ऊर्जा देना पड़ेगा। इसको हम आयनन ऊर्जा देंगे। कौन सा ऊर्जा देंगे? आयनन ऊर्जा के बराबर जब ऊर्जा हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनसे बाहर निकल जाएगा, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी आई भी लिख सकते हैं। अब निकाल गया। अब हमारा आ गया किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है, कोई दिक्कत? अब आ गया हमारा आयन के रूप में। किसके रूप में आ गया? आयन के रूप में। चूंकि हमको लेटिस जो बनाना है, जो सोडियम क्लोराइड का जो लेटिस बना है, तो आयन के संयोग से तो पहले हम आयन के रूप में ला लिए सोडियम को। अब हम किसको लेंगे? क्लोरीन को। किसको लेंगे? क्लोरीन को लाते हैं। किस रूप में जी? हम आयंस के रूप में। लेकिन यहाँ तो हाफ क्लोरीन है, तो हमको आधा ही ऊर्जा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले Cl2 जो है, हम जो है सिंगल हमको Cl चाहिए, न कि Cl2 चाहिए। तो Cl2 है, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। क्योंकि दो क्लोरीन है, हमको क्लोरीन एक ही चाहिए, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए विघटित ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा। और कितना? हाफ, फुल नहीं, हाफ ही हमको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा। विघटित ऊर्जा तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसी को बोलते हैं विघटित ऊर्जा, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन कितना देना पड़ेगा? उसका आधा में ही हम काम निकाल सकते हैं। क्योंकि दो था तो उसको आधा एनर्जी देने की आवश्यकता है, तो आधा एनर्जी हम दिए और टूट के आ गया Cl में। इसमें आ गया Cl गैस में। अभी भी आयन रूप में नहीं है, फिर पुनः आप लोग बताइए क्या करें इसका? अभी भी आयन रूप में नहीं है, तो इसका क्या करें? तो सर इसका ये करें कि इसको गैसीय अवस्था से तो हम बताए थे सर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इलेक्ट्रॉन निकालिए। गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो अब जो हम निकालेंगे, अब यहाँ बताइए Cl है और क्लोरीन 17 पर आता है, 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब ये आयन रूप में आएगा। और ग्रहण के लिए जो ऊर्जा देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्योंकि ये ग्रहण के दौरान जो ऊर्जा हम दे रहे हैं, न कि त्याग के दौरान। जब त्यागने के लिए जो ऊर्जा देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ग्रहण के लिए जो ऊर्जा देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता देते हैं।
तो चलिए अब ये भी किस अवस्था में आ गया, आयंस की अवस्था में है। अब यही दोनों जब संयोग करेगा तो दोनों के संयोग से हमारा क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और निर्माण के दौरान जब आयन का संयोग होगा, संयोग से सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड के दौरान यानी सोडियम क्लोराइड का हमारा एक क्रिस्टल लेटिस बना, जालक बना, तो जालक बनने के दौरान जो ऊर्जा निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं जालक ऊर्जा। क्या बोलेंगे, जालक ऊर्जा। क्या बोलेंगे, जालक ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन देना पड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा है, देना पड़ा है। देना पड़ा इसका मतलब इसमें निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको निगेटिव में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको निगेटिव में हो जाएगा। क्यों होगा, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है और रिलीज के दौरान आपको निगेटिव याद रखना है। तो हमको डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालना है। और डेल्टा एच फॉर्मेशन यानी कि संभवन ऊर्जा बताए थे आपको इससे पूर्व। संभवन ऊर्जा, संभवन ऊर्जा क्या बताए थे कि जो लेटिस जो बना है, लेटिस के दौरान जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ा सबों का योग क्या कहलाएगा, संभवन ऊर्जा। तो बताइए, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दिए थे यानी सब्लिमेशन एनर्जी दिए थे, बहुत बढ़िया। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी दिए, आयोनाइजेशन एनर्जी दिए। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी विघटित ऊर्जा दिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिए, लेकिन निगेटिव में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर जाकर और हमारा ये क्या है, लेटिस एनर्जी। यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगा, ऊर्जा मुक्त होता है तो निगेटिव। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो निगेटिव यानी ऊर्जा रिलीज हो रहा है और लेटिस एनर्जी। यही हो गया सभी ऊर्जाओं का जो योग है हमारा, यही है संभवन ऊर्जा। क्या है, संभवन ऊर्जा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। काफी बार जेईई नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तो सब्जेक्टिव होता नहीं है, लेकिन देख लीजिए क्या हमारा प्रोसेस है। जो हमारा क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का बना तो बनने के दौरान कितने ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, सभी ऊर्जाओं का योग हमारा संभवन ऊर्जा यानी कि डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम दूसरा कोई एक यौगिक लेते हैं, उसका बॉर्न हैबर साइकिल बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल किसका बनाए थे, सोडियम क्लोराइड का। अब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में और ये तो धातु है तो सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस और ये वायलेंस। कोई दिक्कत। अब यानी इससे हमको क्या बनाना है, इससे क्या बनाना है, लेटिस मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फिर पुनः सेम तरीका अपनाएंगे, आपको पता है। चलिए, सबसे पहले सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलेंगे तो कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा, बोलिए बोलिए, सब्लिमेशन एनर्जी यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। फिर गैस से आप देखिए मैग्नीशियम पर तो +2 चार्ज होता है। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है जी, याद कीजिए, +2 चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को तुरंत में ना, पहले एक इलेक्ट्रॉन को फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक एक करके, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब पहले त्याग करेगा तो +1। और त्याग करने के लिए आपको बताए थे कौन सा, आयोनाइजेशन एनर्जी। चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब देखिए फिर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 यानी Mg(2+) हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जाइए, चलिए हमको तो यहाँ चाहिए O2 नहीं, हमको तो चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए जी, ऑक्सीजन, लेकिन है O2। तो फिर O2 को हम लोग तोड़ेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी हिंदी में उसको वियोजन ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और आधा ही O2 के मोलिक्यूल्स को तोड़ना है, आधा ही ऊर्जा देना पड़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2। अब गैसीय स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए
ऑक्सीजन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये है ऑक्सीजन 8 2,6 दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं लेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन को फिर एक इलेक्ट्रॉन को। जब एक इलेक्ट्रॉन लेता था तो कौन सा ऊर्जा देना पड़ता था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाकर ये O माइनस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और माइनस बना ले, लेकिन चार्ज तो ऑक्सीजन पर होता है भैया 2 माइनस। फिर एक इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करना चाहेगा, लेकिन इतना आसानी से ग्रहण नहीं करता है। ये बात आप जान लीजिए, कितना आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को तो आराम से प्यार मोहब्बत से ग्रहण कर लेता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिए इसको ऊर्जा देना पड़ता है। जब ऊर्जा देना पड़ेगा तो तब क्या हो जाएगा बताइए? ऊर्जा जब देना पड़ेगा तब इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो प्लस होगा। हम लोग दे रहे हैं, पहले अपने मन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने मन से ग्रहण कर लेता है। पहला जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो अपने मन से, उसमें कोई ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाना है तो उसमें ऊर्जा देने की, हम लोग की तरफ से ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए यहाँ दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेते हैं हम लोग प्लस में लेते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपने मन से, दूसरा ग्रहण करने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा, इसीलिए प्लस लगाते हैं। अब हमारा O2 माइनस हो गया। अब देखिए ये सब आयनिक रूप में आ गया। अब आयनिक रूप से, जब आयनिक रूप में जब दो भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिस्टल का निर्माण करेगा। तो जो क्रिस्टल के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी। और चूंकि लेटिस एनर्जी निगेटिव इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। और जब भी ऊर्जा मुक्त होगा तो निगेटिव एनर्जी। लेकिन नेगेटिव का तात्पर्य नहीं है, नेगेटिव का मतलब मैग्नीट्यूड में नेगेटिव है चीज। तो देखिए इन प्रकार से हम इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉर्न हैबर साइकिल बना लिए। अब इसका हम डेल्टा H फॉर्मेशन यानी कि संभवन ऊर्जा निकालने का प्रयास करते हैं। तो कुछ नहीं, जितना जो ऊर्जा दिए हैं वही ऊर्जा को लिख दीजिए चिन्हों के साथ। ये है सब्लिमेशन एनर्जी, बहुत बढ़िया। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, लिखते चलिए। ये क्या है आपको? वियोजन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये आपको क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और लास्ट में लेटिस एनर्जी। क्या है? लेटिस एनर्जी। तो बच्चों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको कि बॉर्न हैबर साइकिल अगर किसी कंपाउंड का बनाने दे दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नहीं फंसेंगे और उनको विधिवत तरीके से आप लोग बनाने में सक्षम होंगे। तो बताइए कैसा लगा हमारा केमिस्ट्री का क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा और आपका कनेक्टिविटी जुड़ा रहे। हमारा सारा नोटिफिकेशन कब कौन क्लास कब कहाँ होगा और किस टाइम में होगा आपको पता चलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो लाएंगे फाजांस रूल का, वो काफ़ी मज़ेदार होगा और जेई के लिए तो समझिए रामबाण साबित होगा। चलिए उतारिए।